नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। आज बात उस मुद्दे की जिसका नाता या कनेक्शन कह लें हमसे भी है और आप में से हज़ारों लाखों लोगों से है। उन लोगों से है जिन्होंने पाई पाई जोड़कर होम लोन लिया कि उन्हें एक फ्लैट मिल जाएगा और फिर वो आज भी किराए के घर में रह रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें ये भी नहीं पता कि जिसके लिए उन्होंने होम लोन ले लिया, होम लोन चुका भी दिया और उसके बावजूद उन्हें घर नहीं मिल पाया। ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं। बात सिर्फ नोएडा, ग्रेटर नोएडा या गाज़ियाबाद की नहीं है, देश के कई शहरों में ऐसा हो रहा है। बात इसीलिए अभी उठी है क्योंकि मसला सुपरटेक का आया है, जहां 40 मंजिले 2 टावर को गिराने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। वैसे ये आदेश तो 2014 में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दे दिया था, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चलता रहा और अब जाकर ये आखिरी फैसला आया है। लेकिन इस फैसले से क्या बात खत्म हो जाती है? क्या उन लोगों ने, जिन लोगों ने अपने अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग प्रोजेक्ट में पैसे लगाए, किसी ने निवेश किया तो किसी ने अपने लिए एक छत की जुगाड़ में वहाँ पर बुकिंग कराई और सालों से वो बाट जोह रहे हैं, उनका क्या होगा? सवाल उसका भी है कि आखिर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने क्या किया, जिन्होंने पहले 11 मंजिला टावर की इजाज़त दी, फिर वो 24 मंजिला टावर हो गया और फिर एक बार 40 मंजिला टावर हो गया। जिस जगह पे उस प्रोजेक्ट में यानी सेक्टर 93 के उस प्रोजेक्ट में जहाँ पर ये सुपरटेक के दोनों टावर बने हुए हैं, वो पार्क था। उस पार्क पर आखिरकार कैसे ये दोनों टावर खड़े करने के आदेश दिए गए? 2004 से लेकर 2012 तक नोएडा अथॉरिटी में रंग बिरंगे खेल हुए। अधिकारियों ने बिल्डर के साथ मिलकर अपने मन की चलाई। जहां 600 फ्लैट बनने थे, वहां देखते ही देखते 900 से भी ज़्यादा फ्लैट बन गए। 21 दुकानों की बिली हो गई और कई लोगों ने बुकिंग भी करा लिया। कुछ लोगों ने अपना पैसा रिफंड ले लिया। कुछ लोग आज भी इस उम्मीद में थे कि शायद उन्हें उसमें फ्लैट मिल जाएगा। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने 2007 में आम्रपाली के एक प्रोजेक्ट में पैसा लगाया, 42 लाख रुपये का घर लिया, 25 लाख का होम लोन लिया, अगले 5-6 सालों में उन्हें चुका भी लिया और आज भी उन्हें घर नहीं मिल पाया है। वो यहीं नोएडा में किराए के मकान में रह रहे हैं। ऐसी कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, ऐसे हज़ारों लाखों लोगों की कहानी है और इसीलिए सोशल मीडिया में ये बात इस बार बहुत ज़ोरदार तरीके से उठाया जा रहा है कि अथॉरिटी के उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि नोएडा अथॉरिटी के अफसर और बिल्डरों की मिली भगत से ऐसा हुआ। तो मान लीजिए कि बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसके दोनों टावर गिराए जा रहे हैं, जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है उसको 2 करोड़ रुपये हर्जाना देने का आदेश भी दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि उन अधिकारियों का तो कभी कुछ होता नहीं है। और अगर सिलसिलेवार देखें तरीके से तो 2004 से लेकर 2012 तक नोएडा अथॉरिटी में कई सीईओ आए। मोहिंदर सिंह से लेकर वीके मल्होत्रा से लेकर बात रमा रमन तक आ गई। कई सारे टाउन प्लानर बदले, कई सारे एसीओ नोएडा अथॉरिटी के ओएसडी आए जो इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि नोएडा अथॉरिटी के उन जिम्मेदार अधिकारियों पर भी उतनी ही दंडात्मक कार्रवाई हो, उन्हें जेल भेजा जाए, उनकी संपत्ति कुर्क की जाए। और इसी मसले को लेकर योगी आदित्यनाथ ने अपने घर पर बैठक भी बुलाई और सोशल मीडिया में जो ट्रेंड चल रहा है, जिस तरीके से लोग इस बात को लेकर मुद्दे को उठा रहे हैं, उस मामले को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस फैसले में, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए उन जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और सुपरटेक ही नहीं, ऐसे कई सारे बिल्डर हैं जिन्होंने अपनी मनमानी की। प्रोजेक्ट में उन्हें नक्शा कुछ दिखाया गया, टावर जहां 6 बनने थे टावर वहां 9 बन गए, जहां 20 मंजिला इमारत बननी थी वहां 25 मंजिला इमारत बन गई और तरह तरह कैसे हुआ। आम्रपाली ने तो हद ही कर दी थी। आम्रपाली ने तो एक प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग होती थी, उसमें कुछ बुकिंग अमाउंट आता था, दूसरा प्रोजेक्ट भी लॉन्च हो जाता था। और आज हालत ये है कि आम्रपाली के पैसा लगाने वाले, फ्लैट की बुकिंग कराने वाले हज़ारों लोग आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें फ्लैट मिल जाए या फिर पैसा ही उन्हें वापस मिल जाए। इस सुपरटेक के मामले में भी जिन लोगों ने बुकिंग कराई थी उनको 12% यानी 12% के हिसाब से ब्याज लगाकर उन्हें पैसा लौटाने को कहा गया है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है। जिस तरीके से ये सब हुआ
नोएडा अथॉरिटी के एक बहुत ही ताकतवर जो इंजीनियर थे, जो तीनों अथॉरिटी, गजब की बात है, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी में रहे यादव सिंह, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। एक चौकीदार के बारे में नोएडा अथॉरिटी का आया था कि उसके पास ऑडी कार थी। ऐसे अनगिनत किस्से हैं कि जो भी नोएडा अथॉरिटी में आया वो यहाँ से धन कुबेर बनकर ही निकला। आखिर ऐसा क्या है यहाँ पर कि जो भी आता है वो रातों रात अरबपति करोड़पति बन जाता है। जाहिर सी बात है इस तरीके के खेल चलते रहे और इसमें नेताओं की भी मिली भगत रही है। सिर्फ नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी या बिल्डर नहीं, उनको शह और संरक्षण उस वक्त, वो भले मायावती का राज हो या फिर अखिलेश यादव का राज हो, इन दोनों ही राज्यों में इस तरीके से मिलता रहा। और ऐसे ही गड़बड़ियां करने वाले अधिकारी आज भी अपनी अपनी जगहों पर अलग अलग भूमिकाओं में जमे हुए हैं जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। इसीलिए जब आज उन्हें इस फैसले के बारे में बताया गया और ये कहा गया कि इस तरीके से ये सब होता रहा है, तो उन्होंने कहा है उनकी पहचान की जाए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। कहा जाता है लेकिन ऐसा होता नहीं है कि उन पर कार्रवाई हो, लेकिन अगर ऐसा होता है और एक नज़ीर बनती है तो बात बहुत अच्छी हो जाएगी। हाल ही में एक बार ऐसी भी खबर आई कि करीब 9,000 से भी अधिक जेपी के जो फ्लैट हैं वो बेनामी हैं, मतलब उनके जो ओनर हैं, जिन लोगों ने बुकिंग कराई थी, उनका अता पता नहीं चल रहा है। उस दौर में ये भी होता था कि बिल्डर बड़े बड़े अधिकारियों और नेताओं को घूस देने के बदले में उनके नाम पे 2, 3, 4, 5 फ्लैट दे देते थे। मैं बिहार के ऐसे एक पूर्व राज्यसभा सांसद को जानता हूं, उनका नाम बतलाना उचित नहीं होगा, जिनके नाम पर एक प्रोजेक्ट में 4-4 फ्लैट थे और लेकिन उसका कहीं लेखा जोखा उस प्रोजेक्ट में नहीं था। तो कुछ लोगों ने इसमें इसी तरीके से बेनामी संपत्ति बढ़ाई, लेकिन ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से अपने एक सपने संजोए थे कि उनका इस इलाके में घर होगा, आसपास में नौकरी करते थे। उनके लिए तो समझिए कि आने वाले दिन बड़े मुश्किल हैं। सुप्रीम कोर्ट में कई सारे मामले चल रहे हैं, लेकिन लोगों को अब भी इंतज़ार है कि उन्हें इंसाफ मिले, फ्लैट मिले और उन जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो।